So today we are going to start with the chapter 1. So technically अगर आप देखोगे तो ये आपका चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बट हाँ, वैसे सिलेबस वाइज अगर आप देखोगे सो दिस इज योर चैप्टर 1। ओके, तो व्हेन यू विल ओपन योर करिकुलम तो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इज द फर्म एंड द मार्केट स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे दो चीजें होंगी। तो पहली एक चीज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर्स, के मार्केट स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें आएगा। सेकेंड थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज दैट इज द फर्म, कि हर एक मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म का क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, क्या शट डाउन पॉइंट है, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है। तो ये सब चीजें आएगा। ओके, सो दो चीजें आएंगी, क्या क्या? तो फर्स्ट इज फर्म, द सेकेंड इज मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास चार तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली एंड लास्ट मोनोपोली। तो ये चार तरह के हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली और मोनोपोली। ओके, इस चैप्टर में यही चार हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं चार स्ट्रक्चर्स का हमें आगे पढ़ना है कि हर एक स्ट्रक्चर में डिमांड कैसे होती है, डिमांड कर्व कैसे होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होता है, इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, एक आध अगर न्यूमेरिकल होगा तो होगा, रेस्ट लार्जली हियर वी आर हैविंग ओनली एंड ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, तो थ्योरेटिकल में क्या आएगा, वही करेक्टरिस्टिक्स बता दो। कर्व्स आएंगी कि भाई इफ इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन तो ये कौन सी कर्व बनती है, कैसे बनेगी, तो ये सब चीजें आती हैं। ओके, इसी में वी विल बी डूइंग ग्राफ्स एज वेल। तो जैसे ये ग्राफ्स आएंगे, तो जैसे प्री रिक्विजिट्स में कुछ ग्राफ्स थे तो वो मैंने छुड़वाए थे। ठीक है, सो दैट वी विल बी कवरिंग हियर। ठीक है, जो प्री रिक्विजिट्स में आपके ग्राफ हैं वो यही वाले हैं, दैट इज फॉर योर दिस परफेक्ट कंपटीशन। तो आज वही करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट स्ट्रक्चर्स, द टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो चार तरह की मार्केट्स हमारी हो गई। तो पहली कौन सी हो गई? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली एंड देन मोनोपोली। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? सो परफेक्ट कंपटीशन इज वेयर वी आर हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स with large number of buyers। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट, अब जब इतने सारे सेलर हैं तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन क्या होगा। सो परफेक्ट कंपटीशन हैज वेरी हाई कंपटीशन। इतना कंपटीशन है मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है हर एक सेलर के पास मार्केट शेयर क्या होगा? सो ईच सेलर विल हैव अ स्मॉल मार्केट शेयर। बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूँ इसका, ले मतलब लेमन टर्म्स का एग्जांपल है, तो डे टू डे लाइफ में भी आप ये देखते हो। ओके, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स। तो अगर आप जैसे कभी सब्जी मंडी वगैरह जाओ तो कितने सारे वेंडर्स बैठे होते हैं, करेक्ट? तो अगर आप देखोगे तो मेन रोड के आसपास ही इतने सारे वेंडर्स बैठे होंगे, छोटे छोटे वेंडर्स बैठे होते हैं, करेक्ट, वेजिटेबल्स वगैरह लेके। और ऐसा नहीं है कि सबके पास मतलब कोई अलग अलग सी वैरायटी है, सब एक ही चीज टाइप की, वे सेम ही टाइप की चीजें बेच रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो आपका एक्चुअल में एग्जाम्पल बनता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो क्या हो गया? सो दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले भी बहुत है। इवन यहाँ पे भी एक आता है, एक बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आपको कोई छोटा मोटा धंधा करना है, कुछ करना है, तो कुछ नहीं करो, आलू प्याज टमाटर का खोल के बैठ जाओ, आपके पास भीड़ आती जाएगी, तो डेली आपका सामान बिकेगा, डेली होगा, करेक्ट। ये वही चीज है। तो बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है। ओके, तो कंजप्शन इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है? तो कंपटीशन इज वेरी हाई।
अब कंपटीशन हाई होगा तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट शेयर सबका क्या है, कम है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी क्या होंगे, सबके प्रॉफिट मार्जिन्स भी क्या होंगे, इतना कंपटीशन है तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम होंगे। सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस दी सेलर्स हैव लो प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक है, फर्दर, अब जैसे मान लो ये वाले वेंडर के पास आप गए, उसको बोला कि यार ये आ, आलू कितने के हैं, ठीक है, तो उसने बोला सर 20 रुपए किलो। आपने बोला नहीं, 15 लगाओ, ठीक है, तो उसने बोला नहीं। आप साथ वाली दुकान पे गए, उसने बोला ठीक है सर 15 में मिल जाएगा, करेक्ट। या अब साथ वाला दुकान वाला है, सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, दे आर अनाउंसिंग, वो सब जैसे आवाजें लगाते हैं, तो सब बोल रहे हैं कि सर भी 15 रुपए किलो। ये बोल रहा है कि नहीं जी मैं तो 20 रुपए किलो लूंगा। तो कोई इसे खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। सब बोलेंगे भाई साथ वाले पे 15 वाले पे मिल रहा है, हम उसी से लेंगे, तो तेरे से क्यों ले, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आता है कि जो सेलर्स है, तो सेलर्स डोंट, दे आर बेसिकली प्राइस टेकर्स। तो कंज्यूमर्स जो प्राइस दे दें वो वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो लार्जली क्या है, इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। सो दे आर नॉट हैविंग एनी प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का मतलब क्या, सो ये लोग प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है जी, मार्केट में जो रेट चल रहा है वही लेना पड़ेगा। मार्केट में सब 20 रुपए बेच रहे तो ये भी 20 बेचेंगे, मार्केट में सब 50 बेच रहे तो ये भी 50 बेचेंगे। बट वट एवर दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग इट एज पर मार्केट। तो जहां मार्केट में जो रेट चल रहा है वही यहाँ पे भी चलेगा। अब बीच में से अगर एक बंदा बोले नहीं जी मैं तो 50 की जगह 60 लूंगा, तो कोई नहीं आएगा। ओके, तो एकदम से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। सो दैट्स अ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब हम बात करें, मार्जिन तो है नहीं, सेलर के पास वैसे ही प्रॉफिट नहीं बच रहा है, वो मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर पा रहा है, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में कैन यू एक्सपेक्ट कि यार वो जो वेंडर होगा वो कुछ मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में कुछ ऐसा खर्चा करेगा, कभी भी नहीं। सो एक्सपेंसेस ऑन दीज एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, ये सब क्या कहलाता है, सो वी कॉल इट एज नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, so you are trying to differentiate yourself. Okay, so differentiate yourself using advertisements, branding and promotions। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब परफेक्ट कंपटीशन में लोगों के पास, सेलर के पास वैसे ही पैसा नहीं है, करेक्ट। तो जब पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा लाएगा, कहाँ वो प्रमोशन करेगा। सो हियर दे डू नॉट एंगेज इन नॉन प्राइस कंपटीशन। फर्दर, अब जो प्रोडक्ट है, अब भाई आलू प्याज टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, ये तो यहाँ भी बिक रही है वही चीज, यहाँ भी बिक रही है वही चीज, यहाँ भी बिक रही है वही चीज, यहाँ भी बिक रही है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसा है यहाँ पे, तो रिमेंबर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज हाउ, तो दैट इज स्ट्रिक्टली होमोजीनियस और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। ओके, तो सब जगह यही बिक रहा है, सेम ही चीज बेच रहे हो, तभी तो कंपटीशन इतना है, तभी तो मार्जिन इतने हैं, तभी तो कम है मार्जिन, तभी तो आप प्राइस चेक करो, करेक्ट। फर्दर, लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जैसे मान लो ये वेजिटेबल वेंडर हटना चाहता है, तो ठीक है कल से मत आओ। क्या करते हैं, रोज ही वेजिटेबल वेंडर, कई वेजिटेबल वेंडर्स है जो काम छोड़ देते हैं, गांव चले जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, वो स्पॉट छोड़ देते हैं, तो ये क्या हुआ, दैट्स एन एग्जिट दे हैव डन। ऐसे ही आपके पास कोई नया भी आ जाता है तो उसकी जगह पे कोई नया बैठ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। तो सेलर को आना है, कोई भी आ सकता है, जाना है, भाई जल्दी चले जाओगे, एक आध दिन में वाइंड अप करके चले जाते हैं लोग, करेक्ट। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर हो गया इसमें, कोई डाउट इसमें किसी को।
चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमारे पास आता है दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, ये एक स्टेप एडवांस है परफेक्ट कंपटीशन से। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, तो मोनोपोलिस्टिक में क्या है, जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, वेजिटेबल वेंडर ही है। तो यहाँ पे जो सेलर है ना, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है। ओके, सो हियर द सेलर ट्राइज टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो वो बोलता है कि यार बाकियों से मेरा अलग है। सिंस वो बाकियों से अलग दे रहा है तो फिर वो प्राइस भी क्या करता है, तो हेंस इट हैज सम प्राइसिंग पावर। ओके, सो दस इट हैज सम प्राइसिंग पावर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, लार्जली अभी भी वही कहानी चल रही है। तो कहानी सेम है, ठीक है, तो कहानी अभी भी सेम है, वही लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वही सब कुछ, वैसी ही कहानी, वही सब कुछ है। बट यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को क्या कर लिया गया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया गया। ओके, अब डिफरेंशिएट हो गया भाई, मैं अलग चीज बेच रहा हूँ, मेरे वाली चीज जो है वो सामने वाले से अलग है, तो मैं एक थोड़ा सा प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ। ओके, तो कैसे आया, तो जैसे फॉर एग्जांपल है, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल है, तो वेजिटेबल वेंडर वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहीं पे हमारे पास वेजिटेबल वेंडर्स हैं। ओके, तो सेम यहीं पे, यहाँ पे भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो यहाँ पे भी वही सेम परफेक्ट कंपटीशन वाला हाल है। बट ये बीच में से ना एक वेंडर आया, अब इसने बोलना चालू किया कि आई एम सेलिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो भाई मैं तो भाई ऑर्गेनिक टोमेटो दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक पोटैटो दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक ऑनियन दे रहा हूँ। तो इसने अपने आप को क्या किया है, ये ऑर्गेनिक बोल के अपना प्रोडक्ट क्या कर लिया, इसने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये बाकियों से अब क्या हो गया, अलग हो गया। सिंस ये बाकियों से अलग है तो क्या होगा, सो नाउ इट हैज सम प्राइसिंग पावर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है, ये मत समझना बहुत प्राइसिंग पावर आ गई, जो मनमाना रेट लगा लोगे, नहीं भाई, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है यहाँ पे। नहीं है तो क्या होगा, अब कई लोग हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल आज भी मिलती हैं बाजार में, फिर भी लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार बहुत महंगी है तो क्या करेंगे, जो सस्ती वाला सब्स्टिट्यूट है वही ले लो, नॉन ऑर्गेनिक वाला ही ले लो। आधों को डाउट होता है ऑर्गेनिक वाला सच में ऑर्गेनिक है भी कि नहीं है, करेक्ट। तो सेम चीज है, तो यहाँ पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो मोनोपोलिस्टिक में भी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अब सब्स्टिट्यूट जब अवेलेबल हैं तो आप बहुत हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, करेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो आप बहुत हाई प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। भाई आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोग वो ले लेंगे, मैं क्यों लूं फिर आपसे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, तो मार्केट क्या है, तो मार्केट रिमेन्स हाईली कॉम्पिटिटिव। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सिमिलर सा प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या किया गया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया। तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, डिफ्रेंशिएशन भी क्या है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट है। ठीक है, भाई मैंने सिर्फ क्या किया, ऑर्गेनिक का नाम लेके ऑर्गेनिक चीजें बोल के थोड़ा सा अपने आप को बाकियों से अलग कर लिया। भाई सब्जी बनाओगे, टमाटर वैसे ही डलेगा, सब्जी वैसे ही बनेगी। ओके, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, अब साथ वाले ने भी सुन लिया, साथ वाले ने देखा यार ये तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल के चीज महंगी बेच रहा है, अपना प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, तो कल से मैं भी क्या करूंगा, तो कल से साथ वाला भी क्या करेगा, वो भी ऑर्गेनिक बेचना चालू कर देगा। हमारे इंडिया में होता भी यही है, हर कोई कॉपी करता है। तो आप कोई नया प्रोडक्ट लाओगे, वो उसने बोला ऑर्गेनिक, तो ठीक है साथ वाले भी कॉपी कर लेंगे, वो भी ऑर्गेनिक का शुरू कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज आर लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अभी क्या है, प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग पावर आया है। बट अभी भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है मार्केट में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और जो सब्सिट्यूट्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं चार्ज कर सकता हूँ। फर्दर अब भाई कोई और है, कोई और आके यही प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो बेच भी सकता है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो देर आर लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ओके,
अब यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई जैसे ये वाला दुकानदार, ये वेंडर है, अब ये तो ऑर्गेनिक सब्जी बेच रहा है, इसकी सब्जियां ऑर्गेनिक है। अब जब तक ये बताएगा नहीं कंज्यूमर को, तब तक ये अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेगा, अपना सेल कैसे करेगा? करेक्ट। तो इसका प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएटेड है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को बताना भी तो पड़ेगा। तो जब तक कंज्यूमर को नहीं पता तब तक वो खरीदेगा ही नहीं, वो क्यों इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देगा? करेक्ट। तो ये क्या करेगा, अब साथ में अपने एक लाउड स्पीकर रखेगा, वहां पे अनाउंसमेंट कराता रहेगा। वो जो टेप रिकॉर्डर शुरू करके लगा देते हैं कि भाई क्या है जी, आप भी हमारी सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, ये है वो है। तो व्हाट बेसिकली ही इज ट्राइंग टू डू, तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू एडवर्टाइज। तो यहाँ पे एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट। ओके। तो नॉन प्राइस कंपटीशन, तो नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट। ओके। ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा, सो दिस इज आर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या है, अभी भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है, बट हम थोड़ा सा बेटर हुआ है कि भाई हमने थोड़ा सा प्रोडक्ट अपना डिफरेंशिएट कर लिया है बाकियों से। तो उसकी वजह से क्या है, हम थोड़ा सा प्राइसिंग पावर चार्ज कर सकते हैं, मैं थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है। फर्दर में क्या होगा, तो भाई मैं, पर मेरे को ये सब डिफरेंशिएट का फीचर बताने के लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जब तक मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे? ओके। सो देर आर लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। तो यहाँ पे भी अभी भी क्या है, कोई भी आके ये ऑर्गेनिक वाला बेचना शुरू कर सकता है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बिक सकता है, तो बिक सकता है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में क्या होता है, सो देर आर ओनली फ्यू फर्म्स। तो सेलर्स क्या हो गए, सो देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, सो देर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। अब इसका क्लासिक एग्जांपल ओलिगोपॉली का बनता है, दैट इज द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। ओके। सो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखोगे तो हु आर द प्लेयर्स, तो हमारे पास कौन कौन है, एक तो जियो हो गया, एक एयरटेल हो गया, एक वीआई हो गया, और एक भूला बिसरा जिसको हम रखते हैं, दैट इज बीएसएल। आधे लोग तो भूल भी रहेंगे बीएसएल नाम का भी एक ऑपरेटर है। ठीक है। ओके। तो हमारे पास लार्जली क्या है, सिर्फ चार प्लेयर्स हैं। इससे पहले हमारे पास होती थी बहुत सारी कंपनीज, बट अब सब जगह क्या है, ये चार कंपनीज ही हमारे पास लार्जली रह गई हैं। इसमें भी बीएसएनएल लॉस में है तो सरकारी है, इसका अभी तक 5G क्या 4G नहीं आया। वीआई है, ये घाटे में है। तो बचा क्या, सिर्फ जियो और एयरटेल। तो लार्जली अगर आप भी देखोगे आपके फ़ोन में सिम इनजी के ही होंगे। तो मेजॉरिटी आप किसी से भी पूछोगे कि यार तुम्हारे फ़ोन में किसके सिम्स हैं, तो वो ये बोलेगा यार एक जियो का एक एयरटेल का है। तो सबको आपको लार्जली यही मिलेगा। तो इट्स अ बेसिकली ये ओलिगोपॉली से भी आगे जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली यू आर मूविंग टुवर्ड्स डुओपॉली कि दो ही प्लेयर्स हैं यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास क्या है ओलिगोपॉली में, तो फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स है। अब जब सेलर कम होते हैं तो फिर प्राइसिंग पावर क्या होगा, तो कंज्यूमर के पास नहीं है प्राइसिंग पावर। तो प्राइसिंग पावर किसके पास आ गया, फर्म्स के पास। तो फर्म्स हैव सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर। अब जैसे एग्जांपल दो, आम, जैसे जियो है एयरटेल है, ये लोग अपने प्राइस बढ़ा देते हैं, ये लोग अपने प्लान्स महंगे कर देते हैं। करेक्ट। तो आप कुछ कर पाते हो, आप चाह के भी, आपको क्या करना होगा, आप चाहते हो यार बहुत महंगा है ये है वो है, फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको महंगे में ही रिचार्ज कराना पड़ता है। करेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है भाई, ठीक है रेट बढ़ गए, पहले ये फ्री में दे रहा था जियो, फिर इसने चार्ज करना चालू किया, फिर 1500, 2000, फिर 2500, उसके बाद 3600, 5000, ऐसे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे आगे भी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है भाई, जो वो रेट लगा रहे हैं तो एज अ कंज्यूमर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो रेट लग रहा है वो ले लो, यही हमें देना पड़ेगा भाई, यही कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइसिंग पावर हमारे हाथ में नहीं है, तो एज अ कंज्यूमर हम कुछ नहीं कर सकते।
ओके, प्राइसिंग पावर किसके हाथ में है? द प्राइसिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ सेलर्स। ओके, तो प्राइसिंग पावर क्या है? सेलर्स के पास। और इवन कभी आप नोट करना, कहने के लिए लोग बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे कि भाई इनकी आपस में बहुत दुश्मनी है, दे आर राइवल विद ईच अदर, पर जब प्राइस बढ़ाने की बात आती है तो जैसे सबसे पहले प्राइस वीआई बढ़ाएगा, उसके बाद जियो और एयरटेल भी अपना प्राइस बढ़ाएंगे, बीएसएनएल भी अपना प्राइस बढ़ाएगा। सिमिलरली अगर जियो बढ़ाता है, एयरटेल बढ़ाता है, तो बाकी सब भी बढ़ा देते हैं। तो जब प्राइस बढ़ाने की बात आती है तब इनकी राइवलरी नहीं होती है। वैसे अगर आप बोलोगे तो ये बहुत राइवल दिखेंगे आपको कि भाई जियो की एयरटेल के साथ बहुत राइवलरी है, वीआई के साथ बहुत राइवलरी है। करेक्ट, बीएसएनएल को तो इन्होंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। बट आपस में ऐसे राइवलरी है, पर जब प्राइस बढ़ाने की बात आएगी तो सब एक हो जाएंगे। करेक्ट, सो दिस विल हैपन। ओके, सो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट कि एज अ कंज्यूमर हमारे पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, प्राइसिंग पावर लाइज इन द हैंड ऑफ सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आता है? अब जैसे मान लो, अब देखो इतने ही फ्यू प्लेयर्स है, अब फ्यू प्लेयर्स क्यों हो रहे हैं? करेक्ट, अब और कोई नई टेलीकॉम कंपनी अगर आनी चाहती है तो वो क्यों नहीं आ पा रही है? द प्रॉब्लम इज देयर इज अ हाई बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। तो सिर्फ एंट्री का मत समझो, हाई बैरियर जो हैं दैट आर फॉर एग्जिट एज वेल। एग्जाम्पल के तौर पे वीआई है, वीआई इतने लॉस में चल रही है, कंपनी ने कई बार बोला है कि वी वांट टू वाइंड अप इंडियन ऑपरेशंस, बट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के क्या एजीआर ड्यूज हैं, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज इनटू लॉसेस। कंपनी ने सिंपल कह दिया कि ठीक है भाई, लॉस चल रहा है हमारा, हमें बंद कर रहे हैं, खत्म करो इंडियन ऑपरेशंस को, हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को क्या हुआ? नहीं, आप बंद नहीं कर सकते, दिस मैनी नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन योर फर्म, देर आर सो मैनी लाइक करोड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर यूजिंग योर सर्विसेज, तो इफ यू शट डाउन योर सर्विसेज तो उन कंज्यूमर्स का क्या होगा? उन एम्प्लॉयज का क्या होगा जो लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में एज अ वेंडर, एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय? तो वो सब कहाँ जाएंगे? तो व्हाट बेसिकली गवर्नमेंट डिड, तो गवर्नमेंट कन्वर्टेड देयर डेट, तो एजीआर उनके लिए क्या था? एक काइंड ऑफ लोन ही बन गया था। सो दे कन्वर्टेड देयर लोन इनटू इक्विटी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप मत देना पैसे, आप इसको इक्विटी दे दो हमें इसके बदले, बट डोंट शट डाउन योर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एग्जिट करना चाहते भी हो, देयर आर हाई बैरियर्स टू एग्जिट एज वेल। ठीक है, सिमिलरली एंट्री, भाई ऑब्वियस ही बात है, इफ यू वांट टू सेट अप लाइक लेट्स से, अब आपको देख गया कि चार ही कंपनीज हैं यार, मैं भी खोल लेता हूँ एक टेलीकॉम कंपनी, मैं भी कल से स्टार्ट करता हूँ बेचना, मेरा भी कुछ रेवेन्यू बनेगा, इतना कम कंपटीशन है। करेक्ट, जब ये लोग भी प्राइस बढ़ाएंगे मैं भी बढ़ा दूंगा, बट क्या है, यू कांट डू दैट। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर टेलीकॉम कंपनी तो वो क्या है, तो उसके लिए देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री क्या क्या है? तो बैरियर्स किस फॉर्म में है? तो बैरियर्स आते हैं हमारे पास किस फॉर्म में? तो हाई बैरियर्स एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या? सो इन द फॉर्म ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट और रेगुलेशन और लाइसेंस। अब जैसे आपको टेलीकॉम कंपनी खोलनी है तो आपको पहले टावर्स लगाने पड़ेगा, तो टावर लगाना है तो खर्चा तो होगा। अब इन्वेस्टमेंट फिर क्या होगी? दैट्स अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर आपको रेगुलेशंस हैं, आपको स्पेक्ट्रम्स लेने हैं, लाइसेंसेस लेने हैं, करेक्ट ट्राई है वो, उसके अंडर आपके जो भी रेगुलेशंस है आपको वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे इस चक्कर में क्या है, देर आर लार्ज बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। ओके, इसका एक और एग्जांपल भी है, ठीक है, ओलिगोपोली का, जो नॉर्मली हर कोई देता है, दैट इज ऑफ ओपेक नेशंस, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। ठीक है, तो जो आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं मिडिल ईस्ट में, उन सबका भी एक कार्टेल है। तो वहाँ पे भी क्या है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वो सब ने मिलके एक बना लिया कार्टेल टाइप का कि भाई ठीक है, हम एक प्राइस तय कर लेते हैं, इसी प्राइस पे सब बेचेंगे। करेक्ट, तो उनका वहाँ पे एक कार्टेल है कि सबने इकट्ठा होकर ग्रुप बना लिया। बट अगर आप इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करोगे तो यहाँ कार्टेल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जियो, एयरटेल और वीआई का कोई ऐसे फॉर्मल कोई कार्टेल है, नहीं, कोई कार्टेल वार्टल नहीं है इनका। सो दे आर एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स, सो दे आर एक्चुअली इन कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट। नाउ द प्रोडक्ट सोल्ड इन दिस, in oligopoly, it can be homogeneous, it can be differentiated as well.
ओके, सो द प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस एज वेल, द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड एज वेल, तो दोनों हो सकता है। लार्जली इट रिमेन्स होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम सा प्रोडक्ट है। जैसे आप इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करोगे, तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्या प्रोडक्ट है? तो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है आपका? इट्स अ होमोजीनियस सर्विस। भाई इनका एक्चुअल में काम क्या है? सो दे आर टेलीकॉम कंपनीज। तो ये तो सबसे पहले ये आपको टेलीफोनिक सर्विसेज देती हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती हैं। तो भाई सबकी सेम है। आप एक ऑपरेटर से कॉल करोगे, अपने फ़ोन से किसी को कॉल मिलाओगे, तो आप चाहे जियो के नेटवर्क से मिलाइए, एयरटेल के नेटवर्क से मिलाइए, वीआई से मिलाइए, बीएसएनएल से मिलाइए, सब सेम ही है। तो एक्सपीरियंस रिमेन सेम, ठीक है? तो लार्जली द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। फिर क्या है, ये लोग डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट? तो अगर आप सबकी स्पीड भी देखोगे, अगर 5G हैं सारे, बीएसएनएल को छोड़ दो, वो 5G नहीं है बेचारा, पर बाकी तीन जो प्लेयर्स हैं वो सब के सब 5G सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबकी आपकी नेटवर्क स्पीड आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एयरटेल बड़ी अलग सी टेक्नोलॉजी लेके आया, जियो कोई अपनी अलग सी टेक्नोलॉजी लेके आया, नहीं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सबकी टेक्नोलॉजी सेम ही है, ओके? तो यहाँ पे क्या है, तो प्रोडक्ट जो क्या है वो होमोजीनियस है, और इट कैन बी डिफरेंशिएटेड एज वेल। तो डिफरेंशिएट हो सकता है, बट लार्जली इट रिमेन्स होमोजीनियस। अब नेक्स्ट आता है कि जब प्रोडक्ट ही होमोजीनियस सा है, सिमिलर सा प्रोडक्ट है, सिमिलर सी सर्विस है, भाई अब अपने आप को डिफरेंशिएट भी करना है, कैसे डिफरेंशिएट करें फिर? अब जियो अपने आप को एयरटेल से कैसे डिफरेंशिएट करे? एयरटेल अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करे? करेक्ट? तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट, ठीक है? तो जैसे आपका एयरटेल लेके आता है, सो टाइम टू टाइम एयरटेल अपनी एडवर्टीजमेंट से कैंपेन्स रन करता है। तो जैसे वो करता है कि भाई जीरो कंप्लेंट, ठीक है? फिर कोई और कोई ले आएगा, जैसे एक एयरटेल की जो मॉडल थी, गर्ल थी, वो बहुत फेमस थी एयरटेल के लिए, करेक्ट? तो पीछे वो भी उनका कैंपेन चला था। तो इस टाइप से ये लोग क्या करते हैं, सो कंपनीज दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट। वैसे प्रोडक्ट सेम है, भाई बात ही तो करनी है, इस जियो से मिला लो फ़ोन या एयरटेल से मिला लो, बात तो सेम ही होती है। तो प्रोडक्ट तो सेम है, सर्विस तो सेम है, पर कैसे डिफरेंशिएट करें? So they differentiate, they try to differentiate themselves on the basis of advertisements, on the basis of branding, on the basis of promotions. तो यहाँ पे क्या है, non price competition exists and it is very very significant, okay? So very significant non price competition exists in oligopoly. क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क। नेक्स्ट जब आता है मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली वन सेलर। तो मार्केट में क्या होगा, सिर्फ एक ही सेलर है, ओके? तो ये जो प्रोडक्ट बेचता है, ये मार्केट में कहीं और आपको नहीं मिलेगा, उसकी मोनोपोली है, ये एक ही सेलर है यहाँ पे, ओके? तो प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, द प्रोडक्ट इज यूनिक, ओके? अब मोनोपोली में क्या होता है, भाई एक ही सेलर है, कोई और सेलर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं भाई, करेक्ट? ऑब्वियसली जहाँ पे कंपटीशन दिखता है भाई, वहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट है, तो हर कोई क्या करता है, उसी सेक्टर में कूद जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है? इंडिविजुअल्स कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके कहीं एरिया में आसपास कोई खाने पीने की दुकान होगी, अच्छी खासी चल गई है, तो उसी के साथ ही दो तीन दुकानें उसी के साथ सेम प्रोडक्ट पे मिल जाएंगी आपको, वो भी खुल जाएंगी, करेक्ट? ऐसे ही जैसे क्विक कॉमर्स चालू हुआ, तो एक कंपनी ने, जेप्टो ने चालू किया था, फिर एक और आई, डंजो आई, फिर उसके बाद बाकी कंपनीज आई, फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उन्होंने भी शुरू कर दिया क्विक कॉमर्स, सब उसी पे शिफ्ट होने लग गए। तो यहाँ पे इंडिया पे ये कॉमन है, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि भाई सेलर है, तो मोनोपोली में भी ऐसा ही है, सेम ही सिचुएशन है। तो भाई ऐसा नहीं है कि लोग आना नहीं चाहते, तो लोग आना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन वो आ नहीं पा रहे। So they want to sell, they want to enter into this market, but they are not able to enter it due to some XYZ reason. अब वो XYZ reason क्या आता है? तो मोनोपोली में जो आपका ये सिंगल सेलर बन के रहता है, वो किसकी वजह से रहता है?
सो हियर वी हैव ड्यू टू, पहला तो आता है पेटेंट। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, आपने उसको पेटेंट करा लिया, तो भाई वो आप ही का है, तो आप ही यूज कर सकते हो, और कोई टेक्नोलॉजी तो यूज कर नहीं सकता। कोई ड्रग है, कैंसर का ड्रग है, वो आप ही यूज कर सकते हो, कोई और नहीं यूज कर सकता। सेकेंड, ऐसे ही आते हैं ड्यू टू लाइसेंसेज एज वेल। तो पेटेंट है, लाइसेंस है, इन सब के लिए बन जाता है। फिर यहाँ पे एक आता है, एक अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी के बीच में ही है, दैट इज नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री। नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री क्या है? जैसे हाई कॉस्ट, ठीक है। तो नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री में क्या है? हाई कॉस्ट। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, दैट इज रेलवेज। मैं आईआरसीटीसी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग रेलवेज। ओके, इवन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रेगुलेशन। तो जैसे एग्जाम्पल है रेलवेज। अब रेलवे में आप देखोगे तो क्या है, भाई एक ही कंपनी है, एक ही रेलवे अथॉरिटी की रेलवे है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है इंडियन रेलवेज, वही सब सर्विस प्रोवाइड करती है, और तो कोई है ही नहीं उसके कंपटीशन में। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कंपनीज आना नहीं चाहती, कंपनीज आना चाहती हैं, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा? इफ दे ऑल्सो वांट टू स्टार्ट विद द ट्रेन सर्विस, तो पहले सबसे पहले तो भाई आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। लैंड एक्वायर करके आपको भी क्या करना पड़ेगा? ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे। तो लैंड एक्वायर करना आसान काम तो नहीं है। फर्दर ट्रैक बनाने हैं, उसका खर्चा भी लगेगा, करेक्ट? तो उसका खर्चा भी लगना है। तो यहाँ पे आपका क्या है? हाई कॉस्ट, हाई बैरियर टू एंट्री, इसी की वजह से मोनोपोली बन गई है। तो रेगुलेशन भी है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली देखोगे, कोई कंपनी भी अगर आपने देखा हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं होती रेलवेज बनाने में, या किसी ने ऐसा नहीं मांगा कि रेलवेज दे दो भाई, हम भी अपनी कंपनी बनाएंगे, रेलवेज में चलाएंगे ना, कोई नहीं है। क्यों? आपको अपने ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी अपनी ट्रेन बनानी पड़ेगी, अपने पूरे कार्ट सेटल आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इतना हाई कॉस्ट है, इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, कि उतना किसी कंपनी के बस में है ही नहीं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हो गया? नहीं कर सकते, तो कंपनीज एंटर नहीं करती। तो अल्टीमेटली क्या हो गया जी? इंडियन रेलवेज का मोनोपोली बन गया। ओके, सो देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर मोनोपोली। ओके, तो एक रेगुलेशन है, पेटेंट है, लाइसेंसेस है, तो इन सब की वजह से एक आपका मोनोपोली बन जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो पेटेंट और इन सब की वजह से क्या है, कोई और सेलर आ नहीं पा रहा। तो सेलर नहीं आ रहा तो मीन्स क्या हो गया? सो वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। तो पहली बात, एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री मिलेगी तो एग्जिट नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप सिंगल सेलर हो, तो फिर प्राइसिंग पावर क्या होगी? तो प्राइसिंग पावर हाई होगी। अब इंडियन रेलवेज मान लो, वैसे तो ये लोग कर नहीं सकते, ठीक है, ड्यू टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल रीजन, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, दे हैव अथॉरिटी। बट क्या है, अगर वैसे सोचा जाए, रेलवेज जो भी रेट चार्ज करना चाहे वो कर सकती है। आप कुछ बोल सकते हो? आपको टिकट करानी है, जैसे पीछे इन्होंने चार्ज बढ़ा दिया, मान लो थर्ड एसी का, फर्स्ट एसी का, अगर आप नोट करोगे सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के चार्जेस बहुत बढ़ गए। तो फर्स्ट एसी के चार्जेस जो हैं ऑलमोस्ट क्या है, वो जैसे कहीं आपको जाना है, तो बेसिक नॉर्मल जर्नी के लिए भी 12 आवर जर्नी का भी रेट तो समवेयर अराउंड 3000 4000 ऐसे पड़ता है, करेक्ट? बट आप कुछ कर सकते हो? आपको जाना है तो जाना है भाई, क्या कर सकते हैं, जो भी रेट लग रहा है तो लग रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं, इसके कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, तो किसी के पास कोई और तो जाओगे नहीं, करेक्ट? हाँ, सब्स्टिट्यूट है कि ठीक है अभी मैं नहीं जा रहा बाय ट्रेन, आई विल गो बाय फ्लाइट, आई विल गो बाय बस, बाय रोड। बट जो ठीक है, जो कन्वीनियंस इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, करेक्ट? तो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे भी क्या है कि इवन इफ यू सी, तो यहाँ पे अगर रेलवेज अगर कुछ चार्ज करती है, तो उसके लिए फिर क्या है, कुछ और कोई सेलर तो है नहीं। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है, ये वाले काउंटर पे नहीं तो अगले काउंटर पे जाके दूसरी कंपनी की रेलवे टिकट ले लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? इसकी वजह से वॉट एवर रेट दे आर चार्जिंग, यू हैव टू पे इट, करेक्ट? तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर किसके हाथ में, कौन प्राइस डिसाइड कर रहा है? तो इट इज द सेलर। तो सेलर इज हैविंग द हाई प्राइसिंग पावर, एंड इट इज also having the control over output as well, ठीक है?
तो वो डिसाइड करेगा, सेलर ही डिसाइड करेगा कितना देना है, कितना नहीं, कितना बेचना है, कितना नहीं, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं। ओके, नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट नॉन प्राइस कंपटीशन। अब कोई और सेलर तो है नहीं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई कैंसर रिलेटेड ड्रग बनाया तो उनको पेटेंट मिल गया। अब कोई और तो है नहीं, कोई और ड्रग बनाने वाला, उस कंपनी उस कैंसर की दवाई का कोई और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, कोई और कोई है भी नहीं है सेलर, तो क्या करें? सो इन दैट केस वॉट एवर रेट दे आर चार्जिंग यू हैव टू पे इट, करेक्ट? तो जो भी रेट चार्ज होगा आपको पे करना पड़ेगा। बट आपको अब कई बार होता है कि पेशेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये भी कैंसर ड्रग आ चुकी है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कंपनी ने प्रमोट नहीं किया, करेक्ट? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इन मोनोपोली एडवर्टाइजिंग इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ओके, तो एडवर्टाइजिंग और नॉन प्राइस कंपटीशन इज एसेंशियल। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट इन दीज फोर टाइप्स ऑफ मार्केट्स? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल से आते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इज मोस्ट लाइकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, या फिर आएगा some characteristics will be given to you, ठीक है? So these are the characteristics, this is the situation, now identify the market structure। तो ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? इज इट अ परफेक्ट कंपटीशन, इज इट अ मोनोपोलिस्टिक, इज इट अ मोनोपोली, इज इट अ ओलिगोपोली? तो ये सब आएगा आपके पास, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली करेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली करेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई द मार्केट टाइप। तो ये इस टॉपिक में से ये तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है?